रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंट है, इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एडमिशन के समय जो है इस लेसन में आता है, उसके बाद आपका रिटायरमेंट और डेथ जैसे आने वाले लेसनों में इस अकाउंट का 30% ये अकाउंट हमेशा रहता है। तो इसको ज़रूर सीख लें और बहुत अच्छे से सीख लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बताएंगे, इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले और अच्छे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट के विषय में बात करेंगे। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है रिवैल्यूएट करना। किसको रिवैल्यूएट करना? एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू फिर से पता करना। और जब हम इनको फिर से पता करते हैं तो उसमें जो डिफरेंस आता है उसको इस अकाउंट में मेंशन किया जाता है। कैसे मेंशन किया जाता है और क्यों मेंशन किया जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे ये जब भी बनाना होता है तो जब भी हम पार्टनर के रेशियो में चेंजेस आते हैं तब रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर बनता है। ध्यान रखिएगा, जब पार्टनर के रेशियो में चेंजेस आते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे पार्टनर ए और बी हैं, वो प्रॉफिट शेयर करते हैं हाफ हाफ 1/2 1/2। एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है और अब प्रॉफिट शेयर करेंगे 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है और इसको ओल्ड पार्टनर को दे दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, आपने जो 11th में नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था, इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का है। और इसमें आप नॉमिनल अकाउंट का पहले रूल पढ़ चुके हो, जिसमें आप पढ़ चुके हो एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट और इनकम गेन आर क्रेडिट। तो ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका हम फॉर्मेट देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो दो तरह के, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इस नाम से भी मिल जाता है। आप सबसे पहले देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उस पे हम फॉर्मेट के हिसाब से कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मेन चीज है कि यहाँ पर दिया गया है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि अगर बैलेंस शीट की जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो गई हैं, कम हो गई हैं, तो जितनी कम होंगी उनके कम होने से जो लॉस होगा उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। कैसे? जैसे कि मशीनरी, अगर हम मशीनरी पहले 15,000 रुपए की थी और बाद को वो हो गई 10,000 रुपए की मशीनरी, तो इसका मतलब है 5,000 रुपए की मशीनरी वो डिक्रीज हो गई, उसमें 5,000 रुपए का लॉस हो गया। और एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, इस वजह से हम डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स में टू मशीनरी 5,000 रुपए मेंशन कर देंगे। इसका मतलब हम जितना लॉस होगा वो यहां लिखेंगे, एसेट्स के डिक्रीज होने से लॉस यहां पर लिखा जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरी चीज है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज होती तो क्या होता है? वैल्यू ऑफ लायबिलिटी के इंक्रीज होने से मतलब है हमें लायबिलिटी और पेमेंट करनी है। अगर और पेमेंट करनी है तो फिर हमारा लॉस ही हो रहा है। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी से लॉस होता है। चलिए देखते हैं। पहले क्रेडिटर हमारे 8,000 रुपए के थे, लेकिन बाद को वो क्रेडिटर 10,000 रुपए के हो गए। इसका मतलब है कि क्रेडिटर हमारे जो है वो 2,000 रुपीज से इंक्रीज हो गए। और क्रेडिटर के इंक्रीज होने से क्या होगा? क्रेडिटर के इंक्रीज होने से हमारा लॉस होगा। और अगर लॉस होगा तो हम इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी में टू क्रेडिटर जो है वो डेबिट साइड में लिख देंगे। तो कितना लॉस होगा? इंपॉर्टेंट बात है, अमाउंट में जो लॉस हो रहा है वो अमाउंट दिखाया जा रहा है। तो हम 8,000 में से 10,000 में से 8,000 माइनस करके 2,000 का लॉस यहां दिखाएंगे। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कुछ ऐसी लायबिलिटीज भी क्वेश्चन में हो सकती हैं जो पहले थी ही नहीं, पता ही नहीं थी, लेकिन बाद को वो लायबिलिटी हमें एडजस्टमेंट में मिल जाती है। जैसे कि कई बार वर्कमैन कंपनसेशन आ जाता है, कोई कंपनसेशन है जिसका हमने पहले लायबिलिटी में मेंशन ही नहीं किया, लेकिन बाद को पता चला कंपनसेशन हमें पे करना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर इंक्रीज होगी तो लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो यहां पर उसको भी इसी तरह से नोट कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका क्रेडिट साइड समझ लेते हैं। क्रेडिट साइड में क्या है? इनकम और गेन को हम क्रेडिट करेंगे।
तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब है कि एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हमें इनकम और गेन होगा, और अगर इनकम गेन होगा तो हम क्रेडिट पे मेंशन करेंगे। कैसे? बैलेंस बिल्डिंग के विषय में देखते हैं। बिल्डिंग पहले 1 लाख की रुपए की थी, बाद को वो बिल्डिंग की वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गई, 1,50,000 रुपीज की वैल्यू बिल्डिंग की बढ़ गई। इसका मतलब है कि 1,50,000 रुपए की बिल्डिंग की वैल्यू हो गई, तो हमारी कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50,000 रुपए का वैल्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है एसेट। तो इसका मतलब है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स में बिल्डिंग जो है वो 50,000 रुपए की यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी, क्योंकि इनकम गेन क्रेडिट होता है। इसी तरीके से आगे है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो भी हमारी इनकम होती है, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि हमें अब लायबिलिटी कम पेमेंट करनी है, अगर कम पेमेंट करनी है तभी भी हम इनकम गेन करेंगे। तो कैसे? जैसे बिल पेबल के विषय में आपने पढ़ रखा है, 10,000 रुपीज का बिल पेबल था, हमें 10,000 रुपीज पे करने थे, बट किसी कारण से हमको रिबेट मिला और हमें 9,000 रुपीज ही बिल का पेमेंट करना है। अगर हमें 9,000 रुपीज बिल का पेमेंट करना है तो 1,000 रुपीज का हमारा इनकम हो रहा है, और इनकम गेन होगा तो हम क्या लिखेंगे? बिल पेबल में 1,000 रुपए की जो इनकम है वो क्रेडिट में लिख देंगे। तो इस तरह से हम इनकम गेन को क्रेडिट मेंशन करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ध्यान देना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनके विषय में बैलेंस शीट में पहले मेंशन नहीं किया गया, बाद को वो एसेट्स हमें पता चल गई। जैसे कई बार ऐसा आ जाता है टाइपराइटर जो है वो हमने बैलेंस शीट में एसेट में नहीं दिखाया, बाद को एक दिन हमको मिल गया वो टाइपराइटर। अगर मिल गया तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, जो कि हमने रिकॉर्ड में नहीं रखा था। तो ऐसी एसेट्स इंक्रीज होने से भी हमें इनकम गेन होती है, और वो इनकम गेन भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद उसी तरीके से क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करते हैं, और अगर बैलेंस इस तरफ आता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, ध्यान दीजिएगा एडमिशन का है लेकिन हम ओल्ड पार्टनर को ही प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, और किस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं? उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। अगर ये पार्टनर ए और बी हैं तो ए और बी को ये पार्टनर में प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर हमारा लॉस आ गया, हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम आया, तो हम लॉस आ जाएगा। अगर लॉस आता है तो उस लॉस को भी हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। आगे देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है। जर्नल एंट्री के लिए ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री में बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर टू मशीनरी, जर्नल एंट्री में टू को टू ही रहने देना, और हमें क्या कर देना है? डेबिट की जगह पर रिवैल्यूएशन डालना है। बहुत सिंपल सा टेक्निक बता रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पहली जर्नल एंट्री ये देखिए बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। दूसरी देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू को टू ही रहने दीजिए जर्नल एंट्री में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री बन गई। इस तरीके से हमारी डेबिट की सारी एंट्रियां ऐसी ही बनती जाएंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। और क्रेडिट की कैसे बनेगी? अब हमें यहाँ पर टू नहीं मिल रहा है, जब टू नहीं मिल रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अब हम यहाँ पर टू लगा देते हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगली जर्नल एंट्री देखिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन आ गया 50,000 रुपए। फिर है बीपी अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कर देंगे, बीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इस तरह से 1,000 रुपए की हो गई बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरह से कोई भी जर्नल एंट्री होगी हम इस लेजर के थ्रू, अकाउंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।